Good morning, students. Today we are going to continue with lesson number 3 of history, part number 3, and this is the last part of this lesson. So let's begin. So, students, in the previous video, I told you that Britishers had organized or started many different policies related to agriculture which ultimately affected the peasants. सो पीसेंट्स जो थे उनको उन पॉलिसीज़ ने इतना ज़्यादा अफेक्ट कर दिया कि उनको रिवोल्ट करने पे मजबूर किया। अब रिवोल्ट कैसे हुआ, क्या रीजंस थे, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो द रिवोल्ट ऑफ पीसेंट्स by the harsh policies and the oppression of the zamindars, the feeling of anger and rebellion arises among the peasants. अब क्या हुआ, जो हार्श पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की वो उन पर इम्पोज हो रही थी, साथ ही साथ जो ज़मींदार थे उनका ऑपरेशन, उनका दबाव अलग था। तो इस वजह से जो फीलिंग ऑफ एंगर थी, गुस्से की फीलिंग, और रिबेलियन मतलब होता है किसी चीज़ का विद्रोह करना, उसके चीज़ के अगेंस्ट जाना। तो वो सारी फीलिंग्स उनके मन में जो थी अराइज हो रही थी, और बंगाल और ईस्टर्न इंडिया ने ये रिवोल्ट जो था वो विटनेस किया इन 19th सेंचुरी। द फर्स्ट मेजर रिवोल्ट जो था वो 1770 में आया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कोई कंटिन्यूशन में नहीं है। रिवोल्ट जो पीसेंट्स ने किया है उसका मतलब ये नहीं है कि एक सिंगल डे रिवोल्ट होना शुरू हो गया। रिवोल्ट तब से शुरू हो गया था जब से ब्रिटिशर्स ने अपनी जो पॉलिसीज़ थी वो पीसेंट्स पे इम्पोज करना शुरू कर दिया था। जब से उन्होंने टैक्स बढ़ाना शुरू किया था तब से ये चीज़ें जो थी रिवोल्ट शुरू हो गया था। तो हमने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में बंगाल में हमने पढ़ा था कि फेमाइन आने की वजह से 1/3 पॉपुलेशन बंगाल की जो थी फिनिश हो गई थी। तो 1770 में इस फेमाइन के बाद पहला रिवोल्ट जो था वो स्टार्ट हुआ था। इस रिवोल्ट को नाम दिया गया था द फकीर एंड द सन्यासी रिबेलियन। ये नाम इसका क्यों पड़ा था, क्योंकि फ़कीर और सन्यासी दो अलग अलग मुस्लिम एंड हिंदू रिलीजियस ग्रुप हैं। फ़कीर मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप है और सन्यासी हिंदू रिलीजियस ग्रुप है, विच अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम बेगरी। ये जो दो ग्रुप हैं ये बेगर्स की तरह काम करते हैं, भीख मांगते हैं, और उन्हीं से इनका लाइवलीहुड, उन्हीं से इनका गुजारा चलता है। ये पीजेंट्स नहीं हैं। तो ये जो लोग थे ये रिलीजियस ग्रुप थे। तो इन्होंने क्या किया, इनकी भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हर तरीके से इंटरफेरेंस दिखाई थी, केवल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था, उन्होंने इंडिया में अपना रिलीजियस इंटरफेरेंस भी दिखाया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आई थी जो कि क्रिश्चियनिटी के रिलीजन को स्प्रेड कर रही थी और लोगों को कन्विंस कर रही थी कि वो क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वो रिलीजियस ग्रुप में भी इंटरफेयर कर रही थी, रिलीजन से भी रिलेटेड थी, इंडिया के ट्रेडिशन को भी कहीं ना कहीं वो उनमें इंटरफेयर कर रही थी। तो ये जो रिलीजियस ग्रुप थे इन्होंने जो एंग्री पीसन्स थे इनके साथ हाथ मिलाया और ये इन लोगों ने साथ में रिवोल्ट करने का सोचा। इन लोगों ने 2 बार ब्रिटिश के ट्रूप्स को हराया था। हराने का मतलब है उनकी चीज़ों को ना फॉलो करके और उनके अगेंस्ट जाके इन्होंने उनको 2 बार डिफीट किया। और इट टुक 30 years टू कर्व दिस रिबेलियन। तो मैंने जैसे आपको कहा कि रिबेलियन जो इनका कॉन्फ्लिक्ट थी या जो रिवोल्ट कर रहे थे ये कोई एक दिन का नहीं था, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा था और 30 years लग गए इसको कंट्रोल करने में। अब यहाँ पे कुछ 3 आपको कम्युनिटीज़ के नाम दिए, मैं आपको बता दूं, इसके बाद एक और है, नेक्स्ट आप स्लाइड में देखोगे। ये टोटल 4 सेक्ट हैं, SECT। सेक्ट क्या होता है? सेक्ट इज बेसिकली अ कम्युनिटी ग्रुप। एक कम्युनिटी को कहते हैं जो कि कॉमन, जिनका कल्चरल बैकग्राउंड होता है, जो कॉमन चीज़ें शेयर करती हैं, कॉमन उनका कल्चरल और बैकग्राउंड है, उस कम्युनिटी को हम सेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले द पागल पैंथर्स, सेमी रिलीजियस ग्रुप। ये एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था जिसने नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बंगाल की रिवोल्ट किया था। और उस टाइम पे जब ये रिवोल्ट कर रहे थे तब लीडर कौन थे? टीपू सुल्तान। मतलब रिवोल्ट तब से चला आ रहा है। उसके बाद द चौर राइजिंग टुक प्लेस इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। ये भी एक दूसरे कम्युनिटी थी, ग्रुप था, जिन्होंने रिवोल्ट किया था 1796 से 1826 के बीच में।
उसके बाद असम में खासिस थे, खासिस भी एक ग्रुप है, इन्होंने भी रिबेल किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज़, लेकिन इनकी पॉलिसीज़ को, इनके रिवोल्ट को दबा दिया गया था, सप्रेस कर दिया गया था 1833 में। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट ग्रुप का नाम है हमारा फरासस। ये एक मुस्लिम ग्रुप है, मुस्लिम सेक्ट है, जिसने रेडिकल चेंजेस जो थे, मतलब रेडिकल मीन्स बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंजेस जो थे वो सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन की बंगाल में लेकर आए थे, क्योंकि बंगाल की कंडीशन बिल्कुल बदल गई थी, दैट वाज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया पीजेंट्स को। और जो ये इनके लीडर कौन थे, दादू मियान, दादू मियान उस टाइम पे लीडर थे। तो ब्रिटिशर्स की जो एट्रोसिटीज़ थी, मतलब उनका जो बिहेवियर था, जितना वायलेंट और क्रूअल बिहेवियर था, क्रूअल्टी जो वो कर रहे थे, उससे उन्होंने इन पीजेंट्स को सपोर्ट किया। तो ये कुछ कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कॉमन चीज़ें शेयर करते हैं, कोई कॉमन रिलीजन शेयर कर रहे हैं या कॉमन कोई भी इनका बैकग्राउंड है वो शेयर करते हैं। तो इन लोगों ने भी पीजेंट्स की बहुत हेल्प करी थी। अगला नेक्स्ट जो थी, दैट इज़ द वहाबी मूवमेंट। इसको हम बहुत डिटेलिंग में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट में इसके बारे में जितना लिखा है उतना ही समझेंगे। वहाबी मूवमेंट क्या है, सर अहमद ऑफ राय बरेली, जो सर अहमद थे राय बरेली के, वो वहाबी मूवमेंट के लीडर थे। जैसे कोई भी मूवमेंट शुरू होती है तो उसका कोई ना कोई एक लीडर ज़रूर होता है। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ द वहाबी सेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, कॉमन कोई चीज़ फॉलो करने वाले जो उनको सेक्ट बोलते हैं, ऐसे ही वहाबी सेक्ट हुआ करता था, जिसको किसने बनाया था, अब्दुल वहाब ने बनाया था, सऊदी अरेबिया के। ये जो थे, इनका मकसद था कि जो इस्लाम में जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्योरीफाई करना, उनको और एडवांस करना, लोग फॉलो नहीं कर रहे थे उनको, उनसे रिलेटेड इनका ये सेक्ट बना था, जो ये काम करता था ग्रुप। तो ये जो वहाबी सेक्ट था, ये भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे और इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया था पीजेंट्स का और आर्टिशंस का, जो कि उस टाइम पे बहुत सफ़र कर रहे थे। तो कहने का मतलब है, ये 5 कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप हैं या कोई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने उस टाइम पे ब्रिटिश पीजेंट्स की हेल्प करी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाके। नेक्स्ट आता है आपका इंडिगो। अब हम जानते हैं व्हाट इज़ इंडिगो। द इंडिगो प्लांट प्राइमरी ग्रो इन द ट्रॉपिकल रीजन्स में ये प्लांट ग्रो करता है। इट प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर विच यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स टू डाई क्लॉथ। ये जो प्लांट है ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, जिसको क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स क्लॉथ बनाने में यूज़ करते हैं। अब उस टाइम पे इंडिगो रिबेलियन हुआ था। What was Indigo Rebellion? The Indigo Rebellion took place in Bengal in 1859 when thousands of peasants united together and refused to grow more indigo. रिबेलियन तब शुरू हुआ था, विद्रोह तब शुरू हुआ था जब थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स ने मना कर दिया था कि अब हम इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे। तब ये एक लड़ाई जो थी, एक रिवोल्ट जो था वो शुरू हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिगो प्रोडक्शन। इंडिगो प्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि क्यों पीजेंट्स ने मना किया था कि वो इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। इंडिया जो था उस टाइम पे, वो इंडिगो का बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था। दैट मीन्स इंडिगो यहाँ पे बनता था, प्रोड्यूस होता था और उसका एक्सपोर्ट होता था बाहर की कंट्रीज़ में, जैसे यूरोपियन कंट्री में। तो इंडिगो का जो प्राइस था, जो इंडिया से बन के जाता था यूरोप में, वो बहुत ही हाई था। और जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स थे उनको कोई अल्टरनेटिव ढूंढने की ज़रूरत थी, क्योंकि इतना प्राइस हाई था, तो उन्होंने उसका अल्टरनेटिव ढूंढा और एक प्लांट है वोड करके, उन्होंने WOAD, उन्होंने वो प्रोड्यूस करना शुरू किया। वो भी ब्लू कलर ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन जितना रिच ब्लू कलर इंडिगो से प्रोड्यूस होता था उतना उससे नहीं आता था, कलर बहुत डल होता था वोड का। तो इंडिगो की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी यूरोपियन कंट्रीज़ में। जो वहाँ के क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको इंडिगो बहुत पसंद आता था और वो उसका यूज़ करना चाहते थे। दूसरी तरफ वहाँ पे कौन थे, वोड के प्लांटर्स थे जो कि वोड प्रोड्यूस करते थे। तो क्या हुआ, जो वोड के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने उनकी अपनी यूरोपियन गवर्नमेंट से ये कंपेल किया, उनसे बोला कि आप इंडिगो के इंपोर्ट पे बैन लगा दो, क्योंकि वो बहुत महंगा है, हमने उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया तो हम वो ग्रो करेंगे। लेकिन जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि इंडिगो चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये कपड़े को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बहुत अच्छा रंग इससे आता है जितना दूसरे किसी और मटेरियल से नहीं आता है। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे आपने देखा इससे क्या हुआ, इंडिया की चीज़ें बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है इंडिगो की, और इंडिगो प्रोड्यूस कहाँ होता था, इंडिया में।
तो 18 सेंचुरी में जो डिमांड थी इंडिगो की वो बहुत इंक्रीज़ हो गई और कंपनी को लगा कि ये बिल्कुल सही टाइम है कि हम अपने इस कल्टीवेशन को और एक्सपैंड करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। तो उन्होंने अपनी सारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो इंडिगो के कल्टीवेशन पे लगा दी। अब यहाँ पे जो बात नोट करने वाली ये है कि जो इंडिगो प्लांटर्स हैं, जो इंडिगो को ग्रो करते हैं, इंडिगो कल्टीवेटर्स हैं, वो अलग हैं, है वो भी फार्मर्स, लेकिन वो अलग है। और जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जो कमर्शियल क्रॉप्स उस टाइम पे या दूसरी तरीके की क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे पीजेंट्स, वो अलग थे। तो अब क्या हुआ, जो इंडिगो कल्टीवेट करने के दो तरीके थे, एक था निच सिस्टम और दूसरा था रॉटी सिस्टम। निच सिस्टम के अंदर क्या होता, इस सिस्टम के अंदर जो प्लांटर्स थे वो इंडिगो ग्रो करते थे अपने खुद के लैंड पे। वो लैंड उन्होंने या तो बिडिंग सिस्टम में जीता होता था, हासिल किया होता था, या फिर उन्होंने वो लैंड रेंट पे लिया होता था। इसके अलावा इंडिगो का जो कल्टीवेशन था उसके लिए बहुत ही लार्ज और बहुत ही फर्टाइल लैंड की ज़रूरत थी, जो कि कल्टीवेटर्स के लिए इंडिविजुअली इतना बड़ा लैंड और अपने एरिया को एक्सपैंड करना बहुत ही मुश्किल था। साथ ही साथ जो इंडिगो का कल्टीवेशन था उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी और उनके लिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो रहा था इन सब चीज़ों को करना। तो ये तो निच सिस्टम था जिसमें वो डायरेक्टली अपने ही लैंड पे ग्रो कर रहे थे। दूसरा सिस्टम था रॉटी। रॉटी सिस्टम के अंदर क्या था, ये थोड़ा उन इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए था जो थोड़े से जिनके पास पैसा था। इन लोगों ने क्या किया, दूसरे सिस्टम के अंदर इन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया राइट्स के साथ। राइट्स के साथ इन्होंने, राइट्स कौन, मैंने आपको बताया थे, पीजेंट्स होते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन राइट्स के साथ इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कहा कि हम आपको कैश देंगे, ठीक है, लोन देंगे, एज इन कैश का मतलब वहाँ पे लोन था, लोन देंगे आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और आपको उसके बदले में हमें इंडिगो ग्रो करके देना होगा। इंडिगो जो आप ग्रो करोगे अपने फील्ड पे, आपके जो एरिया है, आपका जो लैंड है, उसका 25% जो एरिया है उस पर केवल इंडिगो होना चाहिए। मतलब जो ये राइट्स, जो पीजेंट्स जहाँ पे भी इनका जो भी लैंड होगा जहाँ ये एग्रीकल्चर करते हैं, उसका 25% एरिया में इंडिगो ग्रो होना चाहिए, बाकी एरिया में वो अपनी कोई भी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या था कि जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उन्होंने इन पीजेंट्स से कहा कि हम आप लोगों को लोन देंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने 10,000 रुपये का उनको लोन दिया और उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कम लगाया, और उसके बाद पीजेंट्स को कहा कि अब आप लोग इंडिगो ग्रो करो। इंडिगो ग्रो करने के बाद पीजेंट्स जो थे वो दोबारा से कल्टीवेटर्स के पास जाते थे, उनको इंडिगो देते थे, और उसके बदले में जो आपके कल्टीवेटर्स होते थे वो उनको दोबारा से फ्रेश लोन दे देते थे। अब क्या होता था, अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई, लोन की साइकिल कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी। मतलब वो पैसा उनको क्यों दे रहे थे, लोन क्यों दे रहे थे, ताकि इंडिगो बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी साइंटिफिक मेथड चाहिए, जो भी मशीनरी चाहिए, उनसे वो खरीद पाए। और जब इंडिगो बन जाता था तो वो लाके कल्टीवेटर्स को दे देते थे, और जैसे ही वो कल्टीवेटर्स को डिलीवर करते थे, कल्टीवेटर्स उनको नया लोन दे देते थे। तो अब उनको, जो पीजेंट्स थे, उनको ये नहीं पता था कि हम जो स्टार्टिंग में तो उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी कि हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इंडिगो जिसकी इतनी डिमांड है, इतना प्रोडक्शन है, उतना वो बिक रहा है, लेकिन उसके बदले में हमें पैसा बहुत कम मिल रहा है, और साथ ही जो लोन हम पे आता जा रहा है, आता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, हर बार साइकिल कंटिन्यूसली, ये हमें कितना डेप्ट में, हमें कितना कर्ज में डाल देगी, हम ये आगे फ्यूचर में चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। तो ये चीज़ उनको पता नहीं लगी, और साथ ही साथ इसका एक और ड्रॉबैक ये था कि जो इंडिगो का कल्टीवेशन था, इंडिगो फील्ड में ग्रो करने के बाद सॉइल को बहुत ड्राई कर देता है। तो जब सॉइल एक बार ड्राई हो जाएगा तो पीजेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता था किसी और तरह की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम जो थी वो उनको फेस करनी पड़ रही थी। अब उनको इतना फोर्स किया जाता था इंडिगो ग्रो करने के लिए कि इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये इंडिगो का रिबेलियन करेंगे, दैट मीन्स विद्रोह करेंगे। 1859 में जो रॉयट्स थे उन्होंने अपना हाथ मिलाया और उन्होंने कहा कि अब हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। वो यूनाइट हो गए और उन्होंने इसका रिवोल्ट करना शुरू कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। उसके बाद जो क्या हुआ, ये जो राइट्स थे, ये जो पीजेंट्स थे, इन्होंने इंडिगो की फैक्ट्रीज पे अपने सारे एग्रीकल्चर के जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब लेकर स्पेयर्स, बोज और एरोज लेके उनकी फैक्ट्रीज पे अटैक कर दिया।
और साथ ही साथ स्ट्राइक भी शुरू कर दी। ज़मींदार जो थे विलेज के वो भी बहुत अनहैप्पी थे, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि ये ज़बरदस्ती का इंडिगो प्लांटर्स ने इंटरफेरेंस दिखाया, तो उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया। जो हेडमैन था विलेज का, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था प्लांटर्स के साथ कि 25% एरिया पे हमारे आपका इंडिगो उगेगा, लेकिन वो भी उस टाइम पे बहुत परेशान हो गए थे उनकी चीज़ें देख के, तो सब लोगों ने पीजेंट्स का सपोर्ट किया। इसके अलावा पीजेंट्स को प्रेस का इंटेलिजेंसिया होता है, जो ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं, हाई वाइज पीपल होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उन लोगों ने और साथ ही साथ बंगाल की मिशनरीज ने भी उनको बहुत ही सपोर्ट किया। यहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हैं। इन 1859 राइट्स ऑफ द बंगाल जॉइन देयर हैंड्स टुगेदर एंड रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो एनी मोर। द रिबेलियन स्टार्टेड, रिबेलियन स्टार्ट हुआ। दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास इनके लीडर थे। पीजेंट्स जो थे उन्होंने फैक्ट्रीज पे अटैक कर दिया। इसके बाद जो ज़मींदार थे बंगाल के, वो भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से तंग आ गए थे। विलेज हेडमैन भी बहुत परेशान था, और इन सब लोगों ने इनका बहुत ही साथ दिया। यहाँ पे प्रेस है, इंटेलिजेंसिया और बंगाल की मिशनरीज है, इन्होंने भी इनका बहुत ही सपोर्ट किया। आप यहाँ वीडियो पॉज करके एक बार इस पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या हुआ उसके बाद, द गवर्नमेंट वॉज फोर्स। अब गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको इतना ज़्यादा रिवोल्ट हो रहा था कि उनको आखिरकार क्या करना पड़ा, मिलिट्री भेजनी पड़ी रिबेलियन को स्टॉप करने के लिए। और इस एक नोटिफिकेशन उन्होंने 1860 में जो था वो दिया कि अब इंडिगो का जो आपको इंडिगो के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा, और ये सारा मैटर लीगली सॉल्व होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए एक इंडिगो कमीशन बनाया, जो कि 1860 में सेटअप हुआ था, और ये कहा गया कि आप इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करोगे। इंडिगो कमीशन ने वही किया, सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया, और उन्होंने ये बाद में कंक्लूजन दिया कि प्लांटर्स जो है वो गिल्टी हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, उन्होंने फोर्सफुली पीजेंट्स को मजबूर किया है ग्रो करने के लिए क्रॉप्स, और साथ ही उनको उतना पैसा भी नहीं दिया है। इससे क्या हुआ, और बाद में उनको ये भी फैसला सुनाया गया कि इंडिगो प्रोडक्शन के लिए अब कोई भी फ्यूचर में पीजेंट्स को फोर्स नहीं कर सकता। दिस इंडिगो प्रोडक्शन सीज्ड इन बंगाल। बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन जो था वो बंद हो गया बिल्कुल, और अब जो प्लांटर्स थे वो बंगाल छोड़ के बिहार और यूपी की तरफ शिफ्ट हो गए। इन लेट 19th सेंचुरी सिंथेटिक डाई डिस्कवर्ड। अब लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, सिंथेटिक डाई आ गई। आर्टिफिशियल डाई होती है, आर्टिफिशियल कलर होता है, नेचुरली ग्रो नहीं होता, आर्टिफिशियली होता है ये जो था ये चीज़ आनी शुरू हो गई, जिस वजह से प्लांटर्स के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ने लगा। इसके बाद क्या हुआ, जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो बिहार और यूपी की तरफ वो लोग शिफ्ट कर गए थे। तो इंडिगो जो था वो बिहार में अभी भी कंटिन्यू था। 1970 में महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस लौटे लॉ की पढ़ाई करके, तो उन्होंने वो चंपारण गए। चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। ऑन द प्ली मतलब रिक्वेस्ट, पीजेंट्स के रिक्वेस्ट पे गए, और वहाँ पे उन्होंने पीजेंट्स की कंडीशन देख के उनको बहुत ही बुरा लगा, और उन्होंने इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ एक चंपारण कैंपेन शुरू करी, जिसने बहुत हद तक पीजेंट्स को रिलीफ जो थी वो दी थी। तो ये चंपारण मूवमेंट थी इंडिपेंडेंस के। आगे आप जब चैप्टर्स पढ़ोगे अपने हिस्ट्री में, तो पूरे इंडिपेंडेंस के काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, उनसे काफ़ी सारी मूवमेंट है जो उस टाइम पे हुई थी, और उसमें से एक चंपारण मूवमेंट थी, और ये चंपारण मूवमेंट के बारे में आप डिटेल में तब पढ़ोगे। सो हियर वी आर फिनिश्ड विद आवर लेसन नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री। थैंक यू सो मच।